वंदे तो दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हमने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि वाक्षी के जितने भी चैनल्स रहेंगे उन सभी चैनल्स पर केवल ऑर्गेनिक फूड्स का प्रचार नहीं किया जाएगा, केवल ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। अब से वाक्षी के प्रत्येक चैनल के ऊपर जो हमने 15 साल अगले 15 साल का अपना प्रकल्प लेकर चल रहे हैं, जिस पे पिछले 2-2.5 साल से हम काम कर रहे थे, अब हर चैनल पर हर जगह उन सारी चीज़ों का प्रचार रहेगा। तो वाक्षी ऑर्गेनिक्स के नाम से जो अभी आपको एक प्रोजेक्ट जाना जाता था, अब वाक्षी आपको एक समग्र रूप से एक प्रोजेक्ट के रूप में दिखेगा। तो ये वाक्षी के अंतर्गत अब क्या चीज़ें हैं जो आपको सोशल मीडिया चैनल्स पे मिलेगी। यहाँ पर केवल ऑर्गेनिक फूड्स की बात नहीं होगी। हम चाहते हैं पूरे देश को भारत का सर्वश्रेष्ठ भोजन खिलाएं, तो हम पूरे देश का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अमृत, चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, वायु हो, इसको शुद्ध करने का अपनी तरफ से जितना प्रयत्न कर सकते हैं उतना करेंगे। तो ये काम हम ऑर्गेनिक जैविक खेती के अंतर्गत जो है हम इसको लेकर आएंगे। दूसरा, हम कर्तव्यबद्ध है पर्यावरण संरक्षण के लिए, चाहे हमारे देश का पर्यावरण हो, चाहे दुनिया का पर्यावरण हो, जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि राष्ट्र हित में काम करते हुए पर्यावरण का संरक्षण जो है वो हम करने में कामयाब हो जाएं। तो इसके लिए जितने प्रयास हैं वो वाक्षी के माध्यम से किए जाएंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौ संरक्षण, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है, अगर देश में और दुनिया में देसी गौ माता का संरक्षण हम नहीं कामयाब हो पाते करने के लिए, तो भैया आप अपने देश के अंदर जो खाद्य पदार्थ अभी तक खाते आए हैं उसे भूल जाओ। या तो विदेशियों के समान जैसे अमेरिका वाले, इटली वाले खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, वो जीवन खाओ पियो। और अगर आप भारतीय पुरानी संस्कृति का भोजन, आप उसका लुत्फ़ उठाना चाहते हो, आप उसको आनंद लेना चाहते हो, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के बिना इसका जो उपार्जन है वो नहीं हो सकता। और इसीलिए गौ माता का बचना, हमारे बच्चों तक शुद्ध दूध का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गौ माता के संरक्षण और संवर्धन पे हम, देसी गौ माता के संरक्षण पे हम लगातार काम करेंगे। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट है जिस पे हमने काम करना ऑलरेडी हम 3 साल से कर रहे हैं। अब हम ऑफिशियली इसको जो है प्रमोट करेंगे अपने चैनल्स के माध्यम से। चौथा इंपॉर्टेंट है धर्म संवर्धन। ये जो देश के अंदर स्यूडो सेक्युलरिज्म चल रहा है, जिससे हमारी, आपकी, हर किसी देशवासी की, भारत राष्ट्र के अंदर जो भारत के अंदर रहने वाले भारतवासी हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी देश के बारे में भले में सोचते हैं, उन सब लोगों की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही अब खतरा बनने को आ रहा है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम केवल और केवल देश के नागरिक नहीं हैं, हम केवल देश के एक अच्छे व्यापारी नहीं हैं, हम सबसे बड़ी बात है कि अब भारत माता के सपूत हैं। तो इसीलिए ये सारे काम करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हम यथासंभव प्रयास करें। तो ये भी वाक्षी के चैनल से हर चीज़ जो देश की सेवा और सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें हम अपनी तरफ से जितना यथासंभव प्रयास हो सकता है उसको हम करेंगे। तो ये चौथी चीज़ है जो हमारे चैनल्स के माध्यम से जो है वो प्रमोट की जाएगी। तो हम जैविक खेती पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहे हैं, गौ माता के संरक्षण पे काम कर रहे हैं, धर्म संरक्षण के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये 4 हमारे मेन अभी हमें समझ में आता है जो हमारे द्वारा प्रयत्न है, जिनको हम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और 5वीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं भूल गया, वो है वैदिक गुरुकुल। हम नई पीढ़ी को एक ऐसे को तैयार कर रहे हैं, और ये मेरा प्रोजेक्ट अगले 15 साल तक चलने वाला है, जिसको अपने माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि वैदिक गुरुकुल के माध्यम से एक ऐसी पीढ़ी तैयार करके दें। मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, मैं देश में उन चुनिंदा लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति बनने वाला हूँ जो अपने बच्चों को नॉर्मल फॉर्मल स्कूल में भेजने ही नहीं वाला। हमारे बच्चों की क्या पढ़ाई होगी, वो क्या पढ़ेंगे, वो क्या सीखेंगे, इसका सबसे पहला प्रयोग मैं अपने बच्चों के साथ में करने वाला हूँ। मैं 15 साल के बाद में आपको अपने बच्चे जो हैं वो दिखाऊंगा, और तब हम ये आंकलन करेंगे कि आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा तो वो क्या पढ़कर निकले, क्या सीख कर निकले, और मैंने अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाया, जो चाहता था वो पढ़ाया, जो चाहता था वो सिखाया, तो मेरे बच्चे 15 साल के बाद में क्या निकले। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं, और ये वाक्षी के सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से लगातार प्रमोट होंगे। इसमें हल्की सी बस दिक्कत ये है कि कुछ सोशल मीडिया चैनल्स का नाम वैसे तो हमने सब जगह वाक्षी रखा है, तो वाक्षी के नाम से तो हमने वहाँ पे चेंज कर देंगे, तो छवि भी चेंज होगी धीरे धीरे। और कहीं पर केवल वाक्षी ऑर्गेनिक्स लिखा हुआ है तो वहाँ पे हल्की सी दिक्कत आएगी।
बट मैं जितने भी हमारे वाक्षी के फॉलोअर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब से वाक्षी केवल एक ऑर्गेनिक फूड का प्रोजेक्ट नहीं रहा। वाक्षी जो है वो एक बहुत व्यापक सोच वाला, क्योंकि समय के साथ में सोच भी बढ़ती है, काम भी बढ़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दूसरे लोग जो व्यापार करते हैं वो अपने व्यापारिक शक्ति को ही केवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपने व्यापार को सेवा का माध्यम बनाकर राष्ट्र सेवा के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको और व्यापक करने के लिए अब अग्रसर हो चुके हैं। तो हमारी जितनी सेवाएं हैं वो आपके पास जब जाएंगी तो वो केवल और केवल एक उत्तम भोजन लेकर नहीं आएगी, उसके साथ में आपको वैदिक गुरुकुल, पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण, इसके साथ में आपके जो मैंने बताया धर्म संरक्षण, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर पैकेज के रूप में मिलेंगी। हम ये चाहते हैं कि देश में, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर इस देश में 100 लोग हो गए जो इस देश के हर एक अंश के बारे में, मुख्य चीज़ के बारे में सही तरीके से, सही विवेक से, सही डिसीज़न लेने के लिए और सही कर्म करते हुए आगे बढ़ गए तो इस देश का जो है बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल वैभव पे पहुंच जाओगे आप। और हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों को उत्पन्न करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपको भोजन खिलाने के बाद, अब इसके कई कारण हैं। आपके मन में आएगा कि वरुण जी व्यापार कर रहे थे, अच्छा खासा वाक्षी ऑर्गेनिक्स है, इतने ज़बरदस्त फॉलोअर देश में मिल रहे थे, खिलाते रहो लोगों को खाना, बढ़िया करते रहो। आप ऑर्गेनिक के नाम पे आपकी छवि बनी हुई है, ऑर्गेनिक के नाम पे छवि बनाते रहो। तो इसके अंदर मैं आपको कारण बताता हूँ कि ऐसा डिसीज़न हमें क्यों लेना पड़ा, क्यों हम उन सारी चीज़ों के लिए अब जो है हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है कि जहाँ जहाँ हम प्रेजेंट है तो हमें कोई भी केवल ऑर्गेनिक फूड से जोड़कर देखना दुनिया बंद कर दे, बिकॉज़ इससे हम पूरे देश का भला कर नहीं सकते। तो मैं आपको एक रीज़न इसके कुछ बता देता हूँ कि ऐसे रीज़न क्यों है। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ और एकदम हमने डिसीजन ले लिया, कोई भी हम डिसीजन हैपेजर्ड एकदम नहीं लेते जल्दबाजी में। इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स रहे हैं, रीज़न्स बताता हूँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात क्या थी, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था 2017 के अंदर, तब उस समय पर मेरी ये सोच ये थी कि मैं व्यापार के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता था। तो उस समय पे हमारी सोच ये थी कि जो ये व्यापार में जितना ये गलत काम होता है ना, एक दूसरे को धोखा देना, बिज़नेस का तो मेन मकसद केवल प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट आया तो बिज़नेस अच्छा, नहीं आया तो बिल्कुल बकवास, और लोगों की जेब से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है, इसको सीखो कि कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी दुनिया मुझे सिखाने की कोशिश करती थी, हमने ये नहीं समझी। हमने इसके उलट अपनी थ्योरी निकाली और उस थ्योरी में हम कामयाब भी हो गए। हमने थ्योरी क्या निकाली कि बिज़नेस का पहला मकसद प्रॉफिट नहीं है, बिज़नेस का पहला मकसद है सामने वाले का फ़ायदा करवाना। जिसके सामने आप खड़े हो, आप केवल उसका फ़ायदा करा दो। 99% चांस है जब आप उसका फ़ायदा करा दोगे तो वो घूमकर आपका फ़ायदा अपने आप करेगा। तो प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस का बाय प्रोडक्ट है। प्रॉफिट बिज़नेस जो है, बिज़नेस का पहला मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमें लगा कि कहीं ना कहीं व्यापारी जो है गलत सोचता है, उसकी सोच को हमने अपने करा और हम कामयाब भी हुए। हम ऑर्गेनिक के अंदर कामयाब हुए, देश के चुनिंदा लोगों में से हैं जो कामयाब हुए, जो सस्टेनेबल एक प्रोजेक्ट कमाने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी चीज़ बिज़नेस के अंदर जो हमें दुनिया सिखाना चाह रही थी उस समय पे, वो ये सामने वाले की जेब से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। भाई तुम पैसा निकालने के ऊपर फोकस ही क्यों कर रहे हो? इस दुनिया के अंदर इतनी सारी पीड़ा है, इतना सारा दर्द है, आप अगले की पीड़ा कम कर दो तो कोई तो देश में लोग ऐसे होंगे जिनकी पीड़ा और दर्द को आप कम करोगे तो उसका रेम्यूनरेशन वो खुद आपको देगा। आप क्यों उसकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालना चाहते हो? वो खुद अपनी मर्जी से अपनी जेब में से पैसा निकाल कर आपको खुशी से दे, आप मना करो फिर भी दे के जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, इसका प्रयोग करके देखो ना। हमने करके देखा और हमें आपको बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति है। हमारे बिल्स के अंदर कई बार गलती हो जाती है, कभी सामान एक्स्ट्रा चला जाता है किसी के पास। देश के अंदर वाक्षी के बेनिफिशरीज पूरे देश में ऐसे हैं जिनको मैं नहीं बता सकता, ये बहुत बार हम आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, इस समय कम से कम 50 से 60 बेनिफिशरीज 8 साल में मुझे ऐसे मिल चुके हैं मिनिमम। जैसे ही हमारा सामान उनके भाई एक पैकेट एक्स्ट्रा गया, उन्होंने फ़ोन करके कहा भाई साहब आपका एक पैकेट एक्स्ट्रा आ गया, भाई साहब आपकी पेमेंट आप हमसे लेना भूल गए, ये पेमेंट ले लो। तो ये ट्रस्ट का माहौल हम बनाने में कामयाब हुए। दुनिया हमें बेवकूफ़ समझती है, हमारे हिसाब से तो अगर ऐसा हो जाए तो भैया दुनिया के अंदर आनंद ही आनंद फैल जाए। तो हम ये करने में कामयाब हुए हैं, दुनिया जो भी सोचती रहे। तो बिज़नेस के जो बेसिक रूल्स थे वो हमने कभी माने नहीं। हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स अपने परिवार के बने। मेरे ताऊजी और जो थे वो बिज़नेस करते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बिज़नेस नहीं सिखाया और ना ही मैंने अपने ताऊजी से सीखा। हमने उस तरह से सीखा जिस तरह से बिज़नेस होना चाहिए और ईश्वर के आशीर्वाद से हम कामयाब हुए। तो उस समय पे मैंने सोचा था मैं व्यापार के माध्यम से लोगों की सेवा करूंगा। आज के समय में 8 साल में मेरी सोच ये बन चुकी है
सरकमस्टेंस ऐसे रहे कि हम व्यापार करना ही नहीं चाहते। अब हमारी सोच इस लेवल पे पहुंच गई है कि हम केवल सेवा ही करना चाहते हैं। क्योंकि पहले मतलब आप समझो दोनों के अंदर हल्का सा अंतर है। आज से 2017 में मैं ये सोचता था कि मैं व्यापार करूँगा और व्यापार के माध्यम से लोगों की सेवा करूँगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ से पैसा आएगा, वो पैसा आएगा तो कल को पैसा इकट्ठा होगा और मैं एक बड़ा व्यापारी भी बन जाऊँगा। ये सोच मेरी 2017 में थी, जिसको मैं धर्म मानता था। अब 8 साल में हमारी सोच ये हो गई है कि हम व्यापार करना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब व्यापार का मतलब क्या है कि मैंने आपको कुछ दिया और आप मुझे उसके पैसे दो, दे दो। क्योंकि जो आ रहा है 8 साल में हमें महसूस हुआ है कि जो आ रहा है वो हमारी वजह से आ ही नहीं रहा। उसके अंदर ना तो मैं कुछ कर रहा हूँ, ना सामने वाला कुछ कर रहा है। अगर कुछ कर रहा है तो केवल नारायण कर रहा है। तो मेरा काम तो केवल और केवल जितना हो सकता है उसको देने का है। मैं खुद को उस पथ पे अग्रसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना मैं दे सकता हूँ। क्योंकि अब थ्योरी 8 साल में ऐसी बन चुकी है, तुम केवल ये सोचो कि तुम दे क्या सकते हो, तुम्हें मिलेगा क्या। वो तो नारायण गीता के अंदर बोल रहे हैं कि तुम केवल देना सीखो, जो मिलना है वो तो मैं देख लूँगा, मैं दे दूँगा उसको। तो ये मैंने अपनी जिन लोगों ने मेरे पीछे के 8 साल से जो मेरी वीडियोस यूट्यूब पे लगातार देख रहे हैं, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में कामयाब हुए होंगे। उस समय पर हम कुछ अच्छा करते थे, वो इसलिए करते थे ताकि हमारी छवि अच्छी दिखे, है ना। मन में रहता था चलो यार अच्छा कुछ दिखेगा तो लोग हम पे ट्रस्ट भी करेंगे, और थोड़ा बहुत रहता भी था हल्का। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब आप देने का भाव रखोगे तो उसमें जितना आपने सोचा है उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। और अब हम वो भी नहीं चाहते कि उससे ज़्यादा कुछ हमें मिले। हमें सिर्फ ये महसूस होने लग गया है कि जैसे पीछे नारायण बैठे हैं और वो कह रहे हैं तुम बस अपने काम के ऊपर फोकस करो, तुम्हें करना क्या है अपने दिमाग के हिसाब से रखो, तो उसके हिसाब से केवल तुम करते जाओ। जो आना है वो तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, वो तुम संभाल भी नहीं पाओगे, वो मैं अपने आप देख लूँगा। तो अब पहले क्या था, व्यापार के माध्यम से हम सेवा करना चाह रहे थे। अब हम व्यापार करना ही नहीं चाह रहे, अब हम केवल सेवा ही करना चाह रहे हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है उसकी वजह से हमने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को चेंज कर दिया कि जब हमें व्यापार करना ही नहीं है, जब हमें केवल सेवा ही करनी है, तो हम फिर सेवा ही करेंगे। अब हमें ये है कि भैया कैसे हो सकता है, सामने वालों का भला करो, क्या चीज़ दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, देने की कोशिश करो। नुकसान हो जाए इस समय हमें 20,000 का 30,000 का, हम उसकी ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे। अब इसमें बहुत बड़ा खतरा भी है। आप में से जो होंगे वो दुनिया में और पागल, देखो पागल तो हमें दुनिया 8 साल से समझ रही है, लेकिन अब हम पागलपन की चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं। बात नहीं समझ गए। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से क्लियर कट बता दूं कि चाहे हम सफल हों चाहे हम असफल हों, हमारा प्रोजेक्ट एक केस स्टडी बहुत बढ़िया बनेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप किसी नए मार्ग के ऊपर सही सिद्धांतों के साथ चलने की कोशिश करोगे, तो अगर आप जीत गए, अगर आप उसमें सफल हो गए, तो आप दुनिया का मार्गदर्शन करोगे, आप दुनिया को बताओगे कि जीवन जीने का तरीका क्या है। और अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप दुनिया के लिए लर्निंग बनोगे कि यार काम ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो 8 साल के अंदर वाक्षी सफल प्रोजेक्ट्स में से एक जो था, 8 साल 10 साल कम समय नहीं होता, अब 2 साल तो और चल ही जाएंगे, मुझे उम्मीद भी है। तो 10 साल अगर कोई प्रोजेक्ट चल गया है तो वो अपने आप को प्रूव कर चुका है कि यार ठीक है बंदे, हमने वो टाइम्स को पास कर लिया है कि हम बिगड़ सकते थे, हम लोगों के साथ धोखा कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, वो सब हट गया। बात नहीं समझ गए। अब क्या हो रहा है कि जो चीज़ हम जो सिद्धांतों को लेकर चले थे, जिसको दुनिया नहीं समझ पा रही थी, उसको हम दुनिया को समझाने में भी कामयाब हो गए। हमारे पास एक अपना सब्सक्राइबर बेस है, 3,000 5,000 लोग हमारे देश में हैं जो हमारी सोच के हैं, जो कहते हैं हाँ भैया बढ़िया है, वो भी सुखी हैं, हम भी सुखी हैं, तो हम तो आनंद में घूम रहे हैं। अब इसके आगे की हमारी जो एक पागलपन है, वो हम उसको इतने लेवल पे लेके जा रहे हैं। हो सकता है ये नए पागलपन में हम फेल हो जाए, लेकिन अगर फेल भी हो जाएंगे तब भी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन के रहेंगे कि यार देखो ये व्यक्ति ने यहाँ तक कामयाब हो पाया, इसके आगे नहीं हो पाया, तो चलो इन्वेस्टिगेट करें कहाँ पर ये व्यक्ति फेल हुआ। तो रास्ता हमारा तब भी नया था, अब भी नया था। तो क्या था, पहले व्यापार के माध्यम से हम सेवा कर रहे थे, अब हम व्यापार करना ही चाह रहे हैं, हम केवल सेवा में ही जा रहे हैं। इसके कुछ और रीज़न भी हैं, ठीक है। पहले हम क्या सोचते थे 2000 के अंदर 17 के अंदर कि जो भी होगा हम धर्म अनुसार कमाएंगे, अच्छा काम करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, लोगों को प्यार से खिलाएंगे, लेकिन जो पैसा आएगा उस पैसे को इकट्ठा भी करेंगे और उससे कल को धीरे धीरे करके हम अमीर बनना चाहते थे। ऐसा 2017 में हमने सोचा था कि भाई दुनिया हमारे पास आए, सर मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो हम उसे बताते थे बेटा तू अमीर बन जाएगा। बात नहीं समझ गए, लेकिन तेरे को धैर्य रखना पड़ेगा, तू ऐसा नहीं है 2 दिन में अमीर बन, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 30 साल रुक तो तू अमीर बन जाएगा।
8 साल के अंदर हमारी सोच में ऐसा परिवर्तन हो गया, नारायण ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने इकट्ठे कर दिए कि अब अगर कोई हमारे पास आके पूछेगा भैया मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनूँ, तो हमारा उसका जवाब होगा तू अमीर बनना क्यों चाहता है, पहले ये सोच। क्योंकि अमीर बनने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। सोच में परिवर्तन समझना, 2017 में मैं क्या सोचा था और 2025 में क्या सोचा था। तो अब 2025 में मैं अमीर बनना ही नहीं चाहता, और वो इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि 2017 से लेकर 2025 तक जिस मार्ग का मैंने अनुसरण करा है, वहाँ नारायण ने मुझसे ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि भैया तू अमीर बनना ही क्यों चाहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुझे अमीर बनने के बाद में मिल जाएगी जो अभी नहीं मिल रही। जानते हैं इसका जवाब जब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ नारायण के साथ, तो क्या है। इस पर आशुतोष जो है राणा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि देखो रहने के लिए तो तुम्हें 500 स्क्वायर फीट की ही जगह चाहिए, फिर भी तुम 5000 स्क्वायर फीट का मकान ले रहे हो, तो याद रखना रह तो तुम फिर भी 500 स्क्वायर फीट में ही रहे हो, 4500 स्क्वायर फीट में तो तुम्हारा अहंकार रह रहा है। तो 2017 के अंदर हमारी सोच ये थी हम धर्म अनुसार कमाएंगे तो अच्छे से इकट्ठा करेंगे और धीरे धीरे करके हम भी अमीर होंगे, बच्चे भी अमीर होंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, बात सही है। अब 2025 में ये है कि हम अमीर होना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ आए वो आने के बाद में वापस समाज के अंदर चली जाए। और इसीलिए वाक्षी को खुद को भी याद रखने की ज़रूरत है कि भैया आप ये 6 कर्तव्य हैं आपके पास। हमारा 2017 में कर्तव्य था हम पूरे देश को केवल ऑर्गेनिक भोजन अच्छा खिलाना चाहते थे। 2025 में हमारा कर्तव्य आ गया, हम जैविक भोजन भी खिलाएंगे, हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे भी। इसमें जितना पैसा हमारी तरफ से तन मन धन से लग सकता है, जो पैसा हम कमाएंगे उसका एक पोर्शन वहाँ पे भी देंगे, गौ माता के संरक्षण में करेंगे। क्योंकि अब हमारे लिए ये पैसा अपने शौक़ के ऊपर लगाने का जो मकसद है वो बहुत, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी डिलेमा हो गया है। आप अगर हमें आगे बढ़ाओगे और हमारे पास पैसा बचने लग गया, तो मैं इधर बिल्डिंग बना रहा हूँ, मकान बना रहा हूँ, सामने गौ माता सड़क पे भूखी है, तो वो देखकर बहुत बड़ी विडंबना उत्पन्न हो जाएगी। तो अब हम भी उस तरफ जा रहे हैं और आगे अपने बच्चों को भी वैदिक गुरुकुल के माध्यम से यही सिखा रहे हैं, अमीर बनना ही क्यों है, तुम नहीं बनो, हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं जिससे तुम्हें, क्योंकि अमीर बनने के बाद भी आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, पावर चाहिए। आप चाहते हो दुनिया में आपको कोई मजबूर ना करे। भाई आप ये सोचो पाने लायक चीज़ें क्या क्या है दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ जो सुख सुविधा में हो। आपको लगता है मेरे को मॉरिशस जाना है घूमने के लिए, मॉरिशस जाओ, घूम के आओ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा अमीर होना ज़रूरी नहीं है भाई। साल में एक बार जाना है ना, कितने की टिकट है, 1 लाख 1.5 लाख की है, तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तुम जाके मॉरिशस में घूम के आ रहे हो, तुम अमीर नहीं हो भाई, तुम बेसिक हो। ऐसा मत करो कि नहीं मुझे तो बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, मुझे तो बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मैं तो उसको पैसे को जोड़ना चाहता हूँ, ये नहीं है। हाँ, तुम दुनिया में आए हो, धरती पर आए हो, तुम धरती के अंदर जितने तुम्हारे सुख हैं उनका एक एक बार थोड़ा थोड़ा करके आनंद लेना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें तुम बिना अमीर हुए भी ले सकते हो। तुम्हें यहाँ से पुणे जाना है और तुम कंफर्ट में जाना चाहते हो, तो भाई तुम ट्रेन की सेकंड एसी में करके जाओ, लेकिन भैया मुझे तो प्रॉपर अपनी गाड़ी चाहिए, मैं तो अपनी गाड़ी खरीदूंगा, उसी में जाऊंगा, ये अहंकार है। ट्रेन के अंदर तुम आराम से जा रहे हो, तुम कंफर्ट से जा रहे हो। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम गरीबी में जियो, लेकिन हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम एसेट्स के ऊपर आधिपत्य बनाने की कोशिश मत करो। तो अब 2025 के अंदर और 2017 में हमारी सोच में ये परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हम उसको समग्र रूप में देखना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद में पहले 2017 में क्या था कि जो हमारा फोकस था, क्योंकि बिज़नेस डेवलप नहीं था, तो 2017 में क्या होता है, कोई व्यक्ति बैठा है तो कोई ना कोई काम तो करेगा, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। इस पैटर्न को भी समझना, ये सिद्धांत है। तो 2017 से अब तक क्या था, 2025 तक हम ऑर्गेनिक फूड्स में नई नई रिसर्च कर रहे थे। हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि 75% समय हमारा जैविक खेती में आप लोगों को ऑर्गेनिक फूड्स खिलाने में लगता था। भाई बिज़नेस डेवलप करने में समय लगेगा ना, 5 साल 7 साल एक बिज़नेस को डेवलप करने में लगते हैं। अब क्या है, अब हम इतनी एक्सपर्टीज़ ऑलमोस्ट अपने पास पा चुके हैं कि अब इसके आगे अगर हम ऑर्गेनिक फूड्स के अंदर ही केवल, क्योंकि एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा उसके अंदर समय नहीं लगा सकते आप, तो ऑर्गेनिक फूड्स में करने योग्य मेरे पास में बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है। मेरे स्टोर के अंदर 1200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड्स आ चुके हैं। जितना मेरे स्टोर में आ सकते हैं मैं उससे ज़्यादा ले चुका हूँ।
मैं हर एक बंदे की टेस्टिंग करके वेरीफाई कर चुका हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं भैया कैसे इनकी हुनर आ जाता है ना। जो काम आप पहले दिन करने में आपको 10 घंटे लगते थे, आप 8 साल बाद करोगे, आप 1 घंटे में कर दोगे उसको। तो हुनर हमारे पास आ चुका है। बंदे जो हमारे पास हैं, किस तरह के बंदे हैं जिनको हमें रिक्रूट करना है और कैसे हमें काम करना है, वो हम पूरा सारी प्रणालियाँ बन चुकी हैं, सारे सिस्टम्स बन चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। तो आपके अंदर होगा कि नहीं भैया इस हिसाब से तो बिज़नेस जो है वो बहुत बढ़ाती रहती है दुनिया बिज़नेस बढ़ाती रहती है। लेकिन वही बात है ना कि उस बिज़नेस को बढ़ाने के बाद में उसको चाहिए क्या, क्योंकि जो बिज़नेस से चाहिए वो तो सारा कुछ मैं प्राप्त कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं उससे रिटर्न के अंदर। इससे आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ये बनती है कि मैं अच्छे लोगों को तैयार करूँ जो आगे बिज़नेस को बढ़ाएं। अब अच्छे लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, वही इतने अच्छे नहीं निकल रहे, तो मैं अकेला कितना बिज़नेस खड़ा कर लूँगा। आप पैटर्न को समझ रहे हो? इसको ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2017 से मुझे अपनी दुकान को स्टेबल करके इतने लेवल पे पहुँचाना था जिसमें मैं अपने बच्चों को भी अच्छी रोटी खिला पाऊँ, आपके बच्चों का भी ध्यान रख पाऊँ और अपने बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाऊँ, किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। वो काम हम 6-7 साल में प्रॉपर सिस्टम ऑटो मोड पे सेट करके अपने बिज़नेस को ठीक ठाक बैठ गए। अब इससे आगे बढ़ने का तरीका क्या है? इससे आगे बढ़ने के तरीके 2 बनते हैं। एक तो ये है कि मैं इसके बाद स्टोर्स खोलता जाऊँ, लेकिन अगर मैं स्टोर्स खोलता गया तो मुझे पता है कि मैं तो 8 साल से कोशिश कर ही ना हूँ ना। ये जितने बच्चे मेरे साथ में काम कर रहे हैं इनको तैयार करने की कि भैया तुम तैयार हो जाओ तो तुम्हें कोई स्टोर पे कोई तो बैठेगा। तो स्टोर के ऊपर अब दुनिया क्या करती है, दुनिया तो स्टोर खोलती जाती है, वहाँ पे क्वालिटी उनकी डिग्रेड हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हैं, मैकडोनल्ड्स ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया। वो फ्राइज़ खा के दुनिया मरे या जिए, उसको उससे लेना देना नहीं है। मैं तो वो काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो इंसानियत के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक ढंग का इंसान चाहिए जो जाके स्टोर पे बैठे। 8 साल के अंदर जिस बच्चे को हम तैयार करते हैं वो बच्चा हमारी तरह उतना काबिल नहीं बन पा रहा, वो भटक रहा है बार बार मार्ग से। अब ये 8 साल हो गए, अब बच्चा तैयार हो जाए तो हम कल को स्टोर भी खोले और कल को बिजनेस अपने आगे बढ़े। अब वो बच्चा जब तक नहीं तैयार होता, मैं तो जाकर 2-2 3-3 स्टोर्स के अंदर बैठ बैठ के सारी जगह भागा दौड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। और अगर मैंने बढ़ा भी ली, चलो आपने कहा वरुण जी थोड़ी और मेहनत कर लो, मैं कितने स्टोर्स में बैठ जाऊँगा अकेला, 2 में बैठ जाऊँगा, 3 में बैठ जाऊँगा, तो उससे ज़्यादा नहीं है। तो जब मैं यहाँ इस स्टोर के माध्यम से 5000 लोगों की सेवा कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा भागा दौड़ी करूँगा, दिन रात भागूंगा, तो 10,000 लोगों की सेवा कर, इससे ज़्यादा क्या कर लूँगा। तो 5000 में जब दुनिया का बेड़ा नहीं पार हो रहा तो 10,000 में कैसे हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि हम ये समझ चुके हैं कि हम बिज़नेस को, मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए वो लोग जो उतने कर्तव्यनिष्ठ हों या मुझसे भी ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हों, मुझसे ज़्यादा राष्ट्र की भावना से जुड़े हों, लोगों को अच्छा खिलाने की भावना रखते हों, बिज़नेस को, प्रॉफिट को बिल्कुल प्रायोरिटी पे ना रखते हों। और वो काम इतना आसान नहीं है। हम बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं अपनी अलग वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ, आप दूसरी वीडियोज़ देखते रहिएगा। एक एक बच्चे के ऊपर हमने 4-4 साल मेहनत करी, 5 साल मेहनत करी, बच्चे भटक जाते हैं। और इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब श्री राम से प्रेम करने वाली, श्री राम के ऊपर अपना प्यार निछावर करने वाली, वात्सल्य भाव निछावर करने वाली कैकेयी माता जो है वो भटक सकती है मार्ग से और इतना बड़ा दुर्गति कर सकती है पूरे के पूरे परिवार की, तो माया के जाल में भटकना बड़ा आसान है। तो समस्या ये है कि अब आप इसको नारायण का आदेश मानो या मेरी मजबूरी मानो, जब तक मुझे कोई एक काबिल व्यक्ति नहीं मिलता जो दूसरे स्टोर में बैठ के आपकी सेवा कम से कम उस तरीके से कर ले जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक हम दूसरा स्टोर नहीं खोल सकते। और इससे आगे का मार्ग जो है वो दूसरे स्टोर को खोल कर ही आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए हमने जितने प्रयत्न हम कर सकते थे, हम वीडियोज़ बना सकते थे, लोगों को ऑफ़र दे सकते थे, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करा सकते थे, सब करके देख लिया। इसमें समय लगेगा, अब जब नारायण चाहेंगे तब होगा। तो अब क्या है, अब मेरे पास में करने लायक बहुत ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए सिस्टम बना चुका हूँ। पैकिंग जो करनी है दूसरे ने करनी है, अब दूसरे को हटा दूंगा, मैं पैकिंग करने लग जाऊँगा तो एक की नौकरी और चली गई और नुकसान है। आप समझ रहे हो? तो मेरे पास करने योग्य काम नहीं है। तो मेरे पास करने योग्य काम क्या है? मेरे पास ये है कि मैं आपको ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए मैंने एक ऑटो सिस्टम बना दिया, उसके तहत आपके पास ऑर्गेनिक फूड पहुँच रहा है। इसके अलावा जो मेरे पास समय है, उस समय को मैं देश की बाकी समस्याओं को सॉल्व करने में लगा रहा हूँ। वो व्यापार नहीं है, लेकिन वो देश की प्राइम समस्याएं हैं। और इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात समझिए, वो मुझसे अपेक्षित भी इसलिए है क्योंकि इस समस्या का समाधान जितने बेहतर तरीके से मैं कर पा रहा हूँ, देश में कुछ चुनिंदा लोग ही कर पा रहे हैं। इसीलिए वो कार्य हमारे द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। वो हमें इसलिए पता चलता है, मैं वैशाली गाज़ियाबाद में हूँ और वैशाली गाज़ियाबाद में जितने इवेंट्स होते हैं उसके नेतृत्व मुझे खुद को करने पड़ते हैं। उन इवेंट्स के नेतृत्व करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं वैशाली में।
मैं खड़ा होता हूँ तो मैं अपने साथ में 10-15 लोगों को खड़ा कर पाता हूँ, लीडर्स को। और अगर मैं पीछे हट गया तो गौ माता का संरक्षण मेरी वैशाली गाज़ियाबाद में कैसे होगा, पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा, मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरी बहू, घर की बहू बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। कल को विधर्मी आएंगे, आक्रमण करेंगे, जो नागपुर में हुआ, मालदा, मुर्शिदाबाद, कश्मीर में हुआ, वो हमारे घर में भी कल को होगा, तो कैसे रहेंगी। क्या करूँगा इतने बड़े व्यापार को खड़ा करके। और अगर मैं उसको बचाने में, पूरी वैशाली को सुरक्षित रखने में अपना योगदान कर सकता हूँ तो मुझे आगे बढ़ना होगा। अगर मैं भी पीछे हट जाऊँगा तो कौन करेगा इस काम को। तो ये भाव है जो एक व्यापारी के अंदर होना चाहिए कि व्यापारी ने अपने व्यापार को अगर इस लेवल पे पहुंचा दिया जहाँ उनके बच्चे, उसको पैसे किसी से नहीं मांगने पड़ रहे, तो अब बचे हुए समय को और संसाधनों को उसको समाज कल्याण में लगाना चाहिए। ये जीवन जीने का सही तरीका है। बड़े पूर्वजों की कही हुई बात है तो मैं तो उसका अनुसरण कर रहा हूँ। आप समझे, वैदिक गुरुकुल, मेरे बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल के बच्चे ही है और एक 1.5 साल का बच्चा है। मैं इनको स्कूलों के अंदर नहीं भेजूंगा, मैं इन्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, मेरा दायित्व बनता है। अब मैं जब अपने बच्चे के लिए बढ़िया कुछ कर रहा हूँ, उनको अच्छी टीचिंग सिखा रहा हूँ, उनको बढ़िया कर रहा हूँ, तो दूसरे के बच्चे को भी तो साथ साथ मैं सिखा सकता हूँ। तो मैंने पूरा वैदिक गुरुकुल खोल दिया, मैं उसमें 20 बच्चों की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहा हूँ। अब इन 20 बच्चों ने अगर मेरे साथ, अब क्या है, मेरे बच्चे तो मुझे पता है मैं हिलने नहीं दूंगा 15-20 साल तक। अब बाकी में 2 साल मेरे साथ पढ़ेंगे, 3 साल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उनका मैं कह नहीं सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मैं 15-20 साल में आपको एक बच्चे जो है रोल मॉडल के रूप में निकाल कर दूंगा और आपको ये प्रूव करके दूंगा कि ये जितना हमने ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बना रखा है मकैले वाला, बिल्कुल बकवास सिस्टम है। केवल बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का एक सिस्टम है। इसको प्रूव करने के लिए मैं जो अभी कह रहा हूँ उसके बाद से आप थोड़ा सहमत हो पाओगे, लेकिन अभी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल फॉर्मल स्कूल को छोड़ के घर में पढ़ाई करवा सको। लेकिन हम 15 साल में ऐसा डिसाइड करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जिससे हम घर में बच्चों को वही पढ़ाएंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, और पढ़ने के बाद में वो बच्चे राष्ट्र को जो है परम वैभव पर लेकर जाएंगे। तो वैदिक गुरुकुल का काम हम कर सकते हैं। तो करने लायक ये देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, इसमें पैसा नहीं है, इसमें तो पैसा मेरे को अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा, तन मन धन लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे लिए करना ज़रूरी है। तो अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि जब आप करोगे तो कर लो यार, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू इसका प्रचार क्यों करना चाह रहे हो। सोशल मीडिया चैनल्स पे उस पर ऑर्गेनिक फूड रहने दो, ऐसे तो दुनिया आपको पहचान ही नहीं पाएगी। वाक्षी ऑर्गेनिक्स हम तो समझते हैं ऑर्गेनिक फूड में है, कभी वैदिक गुरुकुल की पोस्ट आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी राज सेवा की पोस्ट आ रही है। वो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इस समय पर मैं बिल्कुल अपने चैनल्स को ख़राब करके इन सारी पोस्टों से नहीं भरता, लेकिन भरना मेरी मजबूरी है। वो इसलिए मजबूरी है क्योंकि जिस वैशाली के अंदर मैं जाकर जब काम करता हूँ, जैसे मुझे गौ सेवा का काम करना है तो मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। आप जानते हैं वैशाली के अंदर आज अगर कोई गौ माता सड़क पे मर जाए, आप सुन, या गौ माता घायल हो जाए और मैं आवाज़ मारूं कुछ लोगों को कि तुरंत आ जाओ और इस गौ माता की हमें सुरक्षा करनी है। वैशाली की जो जनसंख्या है ना वो कम से कम होगी, मैं कम से कम मानकर चलूँ तो 2.5-3 लाख होगी कम से कम, केवल वैशाली की। उस 3 लाख में से 3 आदमी भी उस समय आकर गौ माता की मदद करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ चलो ये घायल हो गई है, चलो इसके लिए कुछ करते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। आप सोचो, जिसको हमने माँ का दर्जा दिया है वो सड़क पर घायल पड़ी है, ज़ख्मी हालत में है। 3 लाख की जनसंख्या में इस समय कलयुग में 3 लोग भी अगर कोई सूचना देते हैं तो एक साथ खड़े होकर उसको बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अब मुझे खुद भी उतरना है कोशिश करने के लिए, उसको बचाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए, और उसका प्रचार फुल फ्लेजेड मोड से करना ज़रूरी है क्योंकि 3 लाख में 3 की संख्या बहुत कम है। और ये मैंने 5 क्षेत्रों में बताया आपको। हमारी वैशाली में आज एक पेड़ कट रहा हो और मैं जाके शोर मचाऊँ, अरे ये पेड़ कट रहा है भाई, इसको बचाओ, 3 लाख में से 3 लोग नहीं आएंगे कि भाई क्यों कट रहा है, क्यों काट रहा है इस पेड़ को तू। ये सच्चाई है, इस समय हकीकत है। और मैं वैशाली में तो आपको कह रहा हूँ जहाँ 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो अब ग्रुप बन गया हमारा, अब हमारी संगठित शक्ति हो गई है। आवाज़ मारते हैं तो ज़बरदस्ती किसी को कह सकते हैं ओ जल्दी खड़ा हो, इसको संभाल के रखो, तो हमारा कम से कम 100-150 लोगों का ग्रुप बन गया। वैशाली का उदाहरण अपने शहर के साथ लेकर देखो कि अभी आपके शहर में जो दोनों मैंने उदाहरण दिए हैं, आपके सामने पेड़ कट रहा हो और आप जाके टोको उसको कि पेड़ क्यों काट रहा है, तो आप बताओ आपके मोहल्ले में कितने लोग आपके साथ में खड़े होकर ये मदद करेंगे। स्थिति महसूस हो रही होगी ना ग्रिम।
गुड़गांव में काट लो आप, गुड़गांव के अंदर एक बंदा आ जाए और वो कह दे कि भैया पेड़ क्यों काट रहा है, बताओ उसके मोहल्ले के कितने लोग उसके साथ आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फेस करिए रियलिटी, मैं इस रियलिटी को फेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है, अगर आप इसके लिए बढ़ रहे हो तो आपको फुल फ्लेजेड चारों तरफ इसका प्रचार करना पड़ेगा और बार बार आपको पूरे मोहल्ले को जगाना पड़ेगा। भाई जागो, मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन इस पेड़ को बचाना जरूरी है भैया। तब जाकर जब आप लगातार 1.5-2 साल प्रचार करोगे, तब आपके मोहल्ले के 6 लोग कहेंगे यार पागल आदमी है, लेकिन कम से कम इसके साथ खड़ा होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये पेड़ जब तक है तभी तक हमारे पास में ऑक्सीजन अच्छी आ रही है। ये पेड़ हट गया, इस पेड़ को तैयार होने में 12 साल लगे। दिस इज़ प्योर इंटेलेक्ट एंड संवेदनशीलता हम ख़त्म कर चुके हैं अपनी। तो इसको जगाने के लिए आपको आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा तंत्र है और इसके थ्रू हमें ये प्रोलिफरेट करना पड़ेगा, दबाकर आगे प्रचार करना पड़ेगा, वरना ये बात नहीं बनेगी। खुद भी अच्छा करो, डुगडुगी बजाओ और सबको बोलो कि तुम भी अच्छा करो। ऐसा नहीं तुम अच्छा करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, आगे आओ, मेरे साथ मिलो और आगे बढ़ो। तो ये सोशल मीडिया चैनल्स पे चारों तरफ वाक्षी के इसलिए बढ़ाया जाएगा कि दुनिया वाक्षी को समझ ले कि भैया हम ये काम में लगे हुए हैं और हम मिलकर ये काम करेंगे। तो इसीलिए आज से प्रमोशन शुरू करा गया है। धर्म संवर्धन, धर्म संरक्षण, वैशाली को तो सुरक्षित और समृद्ध बनाने की हम लगातार कोशिश कर ही रहे हैं पूरे देश में। खाली वैशाली को मैं सुरक्षित करने के अंदर अपने 15 साल लगा दूं और पता चला बाजू में हरियाणा है, बाजू में पंजाब है, ये सारे पे कब्जा होता गया। हालांकि अभी देश में हिंदू जाग रहा है, तो ऐसा होना क्योंकि नारायण का सुदर्शन चक्र तो चल रहा है, लेकिन भैया उसको हमें प्रोलिफरेट अब हमें करना पड़ेगा, फुल फ्लेजेड हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि संकट का समय है। देश में पाकिस्तान का जब हमला हो रहा है और देश के अंदर जितने पाकिस्तानी, जितने लोगों के समर्थक है हमारे देश में, ये स्थिति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और आने वाले समय के अंदर ये संवेदनशीलता और बढ़ती जाएगी। उस समय पे मुझे ये ना लगे कि भाई मैं जितनी मेहनत कर सकता था, जितना, क्योंकि आप ये समझिए जब मेरे देश के ऊपर पाकिस्तान से अटैक हो रहा है और मेरे देश के अंदर पाकिस्तानी लोग, उनके समर्थक, हमारे देश के अंदर जो भारतीय लोग हैं, मैं अभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, जो भारत को अपना मानते हैं, देश किसी भी धर्म के हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा होगा, तब मैं ऑर्गेनिक फूड व्यापार के बारे में नहीं सोच सकता। वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उससे बड़ी प्राथमिकता नहीं बन सकती। उस समय पे मैं ये नहीं चाहता कि यार वरुण तू इससे ज़्यादा भी कर सकता था, तूने खुद को रेस्ट्रिक्ट क्यों करके रखा। क्योंकि अब बात प्रचार की नहीं, अब बात कर्तव्य की आ जाती है। जब कर्तव्य की बात आ जाती है तब आपको फुल फ्लेजेड बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये तीसरा जो धर्म संवर्धन का विषय है, ये बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, मैं, मेरे चैनल को मैक्सिमम लोग जो सुन रहे होंगे वो इस बात को समझे। आज एक मुसलमान हमारी बेनिफिशियरी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक उदाहरण देता हूँ, अब आप भागना मत, अब आप इसमें ध्यान से सोचना, इसके बारे में बहुत ज़रूरी विषय है। धर्म संवर्धन का विषय है ना। मैंने यहाँ वैशाली में काफ़ी लोगों से पूछा तो मैं बता रहा हूँ। आप बताइए कि आपको हनुमान चालीसा जो है वो कंठस्थ आती है कि नहीं आती। ये तो आप मानोगे कि हिंदू धर्म के अंदर सबसे पहली चीज़ अगर बच्चे को आनी चाहिए तो हनुमान चालीसा आनी चाहिए। अगर किसी को हनुमान चालीसा भी नहीं आती, आप उस व्यक्ति को क्या मानते हो? क्या वो खुद को हिंदू कहलाने का हकदार रह पाएगा? एक जय श्री राम का उद्घोष और हनुमान चालीसा कम से कम, जैसे वो वहाँ पहलगाम में पकड़ा था उनको और उन्होंने बोला था कलमे पढ़ के सुनाओ, अगर हिंदू किसी को पकड़ेगा तो सबसे पहले क्या सुनना चाहेगा? हनुमान चालीसा सुनना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो हनुमान चालीसा तो आपके बच्चों को आनी चाहिए। मेरी वीडियो को पॉज करके तुरंत अभी कमेंट कर दो, मेरे बच्चे को हनुमान चालीसा कंठस्थ आती है, और डिलीट मत करना, अभी लिख दो उसके अंदर, पॉज करो, तुरंत लिखो, मुझे गर्व है मेरे बच्चे को हनुमान चालीसा कंठस्थ आती है, बिना देखे, जो बिना पढ़े हुए वो बोल सकता है पूरी। तो ये एक बार तुरंत कमेंट करो। अभी मैं बताऊंगा इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, लेकिन पॉज करके कमेंट करो। कर दिया? अब आप, जिसने कमेंट कर दिया, अब वो खुद से ये प्रश्न करो कि हनुमान चालीसा कंठस्थ आती है, लेकिन इस हनुमान चालीसा का अर्थ तो पता होना चाहिए। खुद सोच के देखो, हनुमान चालीसा सबसे बेसिक चीज़ है हमारे धर्म की, ये हमें आनी चाहिए। आने के बाद में इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। कल को हनुमान जी प्रकट ही हो गए तुम्हारे सामने, क्यों गा रहे हो हनुमान चालीसा? क्योंकि तुम हनुमान जी को मानते हो, तुम मानते हो कि हनुमान जी हमारे आसपास हैं। हनुमान जी तुम मान रहे हो अपने आसपास है, तो चलो तुम्हारे सामने साक्षात आ गए। साक्षात आके उन्होंने ये पूछा, बेटा तू ये पढ़ रहा है, तू क्या चाहता है मुझसे? मेरे को पढ़ रहा है तो मेरे को एक बार हिंदी में भी बता दे। हाँ जी हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ तो पता नहीं। तो हनुमान चालीसा क्या, हनुमान जी तुम्हारे सामने बड़े खड़े होके क्या क्या सोचेंगे, तुम्हें क्या बोलेंगे हमें? तो अब दोबारा पॉज करो और उसी लाइन के नीचे दूसरा कमेंट करो,
मुझे हनुमान चालीसा मेरे बच्चे को कंठस्थ आती भी है और इसका पूरा का पूरा अर्थ भी पता है। तुरंत कमेंट करके अब पॉज करो और फिर उसके अंदर लिखो, तुरंत लिखो, देखो निष्कर्ष निकाल के देखेंगे एक बार। कर दिया? करो, दोबारा से कमेंट करो, पॉज करके फिर कमेंट करो। कर दिया? कर दिया। अब आ जाओ तीसरे पे। अब जिन्होंने ये 2 कमेंट कर दिए वो अब तीसरा कमेंट करो, श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुरु सुधारी। इसका हर एक शब्द का अर्थ जो है वो नीचे कमेंट में लिख के भेज दो। अर्थ जान रहे थे ना? तो इसके अंदर एक एक शब्द का जो अर्थ है उसको लिखकर श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारी, एक एक शब्द का अर्थ जो है वो लिखकर नीचे कमेंट कर दो। करो। कर दिया? अब जाके नीचे कमेंट बॉक्स चेक करो आप। अब आपको देश में हिंदुओं की स्थिति समझ में आ जाएगी। हमारे देश में हिंदू धर्म का पालन करने वाले हम और हमारे बच्चे, आइडेंटिटी है हमारी। ये हनुमान चालीसा बेसिक है। किसी मंदिर में चले जाओगे वहाँ हो रही है और अगर आपको नहीं पता भाई ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, हालात ख़राब हो सकते हैं ना कि नहीं हो सकते हैं, और हमें इसका पता नहीं है। अब मैं दुनिया भर के अंदर ऑर्गेनिक फूड खिला खिला के व्यापार बना बना के बड़ा व्यापार खड़ा कर लूँ और मेरे बच्चों को हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति का अर्थ ना आता हो, तो आप बता दो कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ कि मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ। वो सब लोग जिनको ये लगता है कि वाक्षी इतनी मेहनत करती है, वरुण जी इतना मेहनत करके इतना बढ़िया व्यापार कर सकते हैं, देश में आप कर रहे हो, इस बिज़नेस को बढ़ा दो। भाई मैं बिज़नेस को बढ़ा दूँ, बढ़ाने के बाद में मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि घूम फिर के जब ये प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने आपको लगेगा वरुण जी बात सही कह रहे हो, केवल व्यापार बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला था। ये कमेंट के अंदर स्थिति बता रहा हूँ मैं, ये आपको कमेंट में जो भी बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर उन्होंने सच से सामना करा होगा तो खुद को देखा होगा। इससे आप सच्चाई देखो, आप अपने घर के अंदर आंकलन करो अपना। ऐसे लोगों के आधार पे ऐसे बच्चों को तैयार करके आप कल को लगता है कि आप भारत की नींव रख पाओगे? ये बच्चे बड़े होके यही पूछेंगे कौन हनुमान जी, और उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी और हमारी है। एक बार हम पूछ चुके हैं कौन राम जी, तो भैया जब राम और हनुमान जी के बारे में ऐसे ही पूछेंगे कौन कौन, बात ये नहीं है कि वो राम जी हनुमान जी रहे कि नहीं रहे, बात ये है कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। आप अपनी आइडेंटिटी ही खो दोगे। और कहना आसान है, कहना आसान है, लेकिन कन्वर्ट होके जब दूसरे धर्म के अनुसार बचपन से आज तक बड़ी फ्रीडम में रहे हो ना, ये फ्रीडम सनातन धर्म में ही है, ये फ्रीडम दूसरे धर्मों में नहीं है। जिनको इसका ट्रेलर देखना हो वो जाके ईरान के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, गाज़ा पैलेस्टीन के अंदर जाकर 2 दिन बिता लो, तो पता चल जाएगा कि इसकी कीमत क्या है, और उसके सामने पता चल जाएगा इस व्यापार की कीमत क्या है। कुछ भी नहीं है ये व्यापार उसके आगे। तो ये राष्ट्रीय महत्वता के मुद्दे हैं, इनके ऊपर विचार करना, विचार करके विचार का प्रचार करना, और प्रचार करके यथासंभव जितने प्रयास हो सके उनको लगातार करना, ये हमारा मूलभूत दायित्व और कर्तव्य बन गया है। और उसके रीज़न मैंने आपको जो बताए हैं वो यही बताए हैं कि ये हमारे लिए करना क्यों इस समय ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप समझे? तो इस समय पे अब 8 साल के बाद में मेरा बिज़नेस ऑटो मोड पे आ चुका है। आप लोग जब करते हो ऑर्डर तो आपको पता भी चल जाता है, आप चीज़ करते हो ऑर्डर, मैं आपको बढ़िया चीज़ खिला पाता हूँ, बढ़िया करवा रहा हूँ, वो चीज़ मेरी हो गई भाई। मैं उसमें 25% से ऊपर का समय अब अपने बिज़नेस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे की रिले रेस को चलाने के लिए मुझे दूसरा व्यक्ति चाहिए जो इसमें ये सारे गुण मुझसे सीखे और मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जाके कोई दूसरा स्टोर चला ले। आप समझो ब्रेक कहाँ लग रहा है? बिज़नेस को मैं इससे ऊपर बढ़ा ही नहीं सकता। अब इससे आगे बढ़ाने के लिए हमें मूलभूत क्या है? पेट्रोल जो है, अब बाइक है, आप कह रहे हो कि बाइक जो है जी 100 मीटर चल रही है, 100 मीटर से आगे क्यों नहीं चल रही? पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल डालोगे तभी तो चलेगी ना भाई 200 मीटर पे। ऐसा थोड़ी है कि वरुण जी इसके अंदर जो है पेट्रोल तो है नहीं, तुम इसके टायर के अंदर हवा ज़्यादा भर दो तो ये चल जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। तो मेरे बिज़नेस में जो इस व्यापार को, जिन लोगों के दिमाग में कभी भी ये बात आए कि भाई ये व्यक्ति जो है अपने बिज़नेस पे इतना फोकस करता तो बिज़नेस को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देता, वो ये बात समझ लें कि मैं इस बिज़नेस को इससे आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि इस बिज़नेस को इससे आगे लेके जाने के लिए जितनी सारी मैंने विद्या प्राप्त करी है, जितना टैलेंट प्राप्त किया है, जितनी मैंने
भावनाओं को करा है, एकाग्र मतलब अर्जित किया है, वो सारी चीज़ें मेरे पास में ये रिले रेस है। इससे आगे एक व्यक्ति को पकड़नी होगी और उसको जाके मेरी ही तरह से दूसरा स्टोर खोलना होगा, उसको आगे चलाना होगा, वो इस तरह से व्यापार आगे बढ़ेगा। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए बच्चे नहीं हैं उपलब्ध, और वो बच्चे ही तैयार करने के लिए मैंने वैदिक गुरुकुल की शुरुआत करी है, जहाँ पे मैं 15-20 ऐसे बच्चों को बचपन से जब ट्रेन करूँगा तो मेरी उम्मीद है कि आज से 8-10 साल के बाद में मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिल पाएंगे जो कहेंगे हाँ, व्यापार ऐसे होना चाहिए, जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं। जब वाक्षी इस तरह के कामयाब एक स्टोर से है, हम इसके 10-15 स्टोर एक साथ खोलेंगे। तो इसीलिए मेरा, लेकिन वो काम के लिए मुझे 10 साल धैर्य रख के इधर फोकस करना पड़ेगा, तब वो बच्चे इधर से पिक करके वो काम करेंगे। आप प्लानिंग समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली व्यापार बढ़ सकता है, लेकिन वो अगले 8-10 साल तक नहीं पड़ेगा, जब तक मुझे वो ताकतवर बच्चे नहीं मिलेंगे। और वो बच्चे अभी नहीं है जनरेशन में। मैंने एक से एक बच्चा ईमानदार, मेहनती, बढ़िया हायर करके देख लिया। वो जब तक मैं कंट्रोल में, मैं बना के बैठा हूँ कंट्रोल, तब तक वो कर रहे हैं। मैं हट जाऊँगा तो वो कुछ भी खिला देंगे आपको, वो कुछ भी खिला देंगे। मेरी नज़र है, चाहे मैं दिन में 1 घंटा या आधा घंटा नज़र रखूँ, चाहे मैं हफ्ते में 1 घंटा नज़र रखूँ, लेकिन उन्हें पता है कि ये खड़ा है, तो तब तक आपके पास में सुरक्षित चीज़ पहुँच रही है। मैं हटूँगा तो भाई कल को वो कुछ भी खिला देंगे दुनिया की। मतलब मेरे को व्यापार में आने के बाद पता चला है कि एक व्यापारी के सोचने के तरीके क्या होते हैं। और दुनिया भर में ये सोचो, हमारा जैसा स्टाफ है, ऐसे स्टाफ के ऊपर तो हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, ईमानदारी, सिद्धांत, ये सब सिखाने की। और दुनिया के अंदर तो भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है, कोई सिद्धांत रुके ही नहीं है, ऊपर से कलयुग चल रहा है। ये जो आप केस देख रहे हो, इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा। इस समय पे व्यक्ति कर्म करने से पहले सोच ही नहीं रहा है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो करे जा रहा है बस। जितनी चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में बात कर रहा हूँ कि मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ तो उससे पहले कितना दिमाग लगा रहा हूँ, कितना विचार कर रहा हूँ, दुनिया नहीं सोच रही है, चल ही रही है बस। उनसे पूछ लो भाई तूने ये क्यों किया? वो लड़की ने मेघालय के अंदर जाके अपने पति का मर्डर कर दिया। अब उससे पुलिस यही तो पूछ रही है, बहन तूने ये क्यों किया? क्या मतलब है? मत करती शादी भाई। मतलब तेरे को ये नहीं लगा कि शादी करके एक बंदा मार देगी तू? क्यों किया? वो बच्चों के पास में जवाब ही नहीं है क्यों किया। हमने एक पूरी जनरेशन ख़त्म कर दी है। उस लड़की की गलती मत बोल रही है, हमारे घर के बच्चों का यही है। उनके साथ बैठो, अपने घर के बच्चे के साथ बैठो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ ना, अभी तो मैंने हनुमान चालीसा का दिया, जाके पता करो। आप घर में करके तो देखो, आपको सामने समझ में आ जाएगा। दूसरा देता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ में आज बैठ जाओ और उनसे बोलो, बेटा जीवन के अंदर ये बताओ कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है। कि जीवन में पापा मैंने अगर ये चीज़ हासिल कर ली तो इस लोक में और परलोक में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ। धरती पे जी रहे हो ना, आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, हर कोई जी रहा है। ये प्रश्न अभी मैं आपके बच्चों से तो पूछ ही नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूँ जो टीवी देख रहे हो, जो मेरी वीडियो तक देखने में इतने आगे बढ़े हो। ये वीडियो इतनी लंबी, मेरी वीडियो कोई ना देखता, 50 मिनट की और 1 घंटे की, 2 घंटे की। किसी के अंदर पता नहीं भगवान ने कौन से गुण भरे हैं, तभी वो देख सकता है। मेरी 1-1 घंटे की वीडियो मेरे परिवार वाले नहीं देखते। आप लोग तो महान हो, वैसे ही देख रहे हो। तभी तो ये सब्सक्राइबर बेस 82,000 है। 82,000 के अंदर से देखने वाले कितने आप कभी देखना, उसके अंदर मुश्किल से 400-500 लोग तो देखते हैं वीडियो पूरे देश के अंदर। और जबकि मैंने कितनी बार जो पॉइंट हम रख रहे हैं, ये भी आप जानते हो, पूरे देश में कोई वैसा पॉइंट उतने ज़्यादा तर्कशील कोई और नहीं रख रहा। तो भाई पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में से 82,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। नोटिफिकेशन तो उनके पास भी जाती है। वीडियो कितने लोग देखते हैं? 400-500 लोग देखते हैं पूरी की पूरी, और वो भी पूरी देखते हैं कि नहीं मालूम नहीं। उन 400-500 में आप हो, तो यानी कि आप सोचो कि कितने ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति होंगे जो इतनी दूर तक मेरी वीडियो देखने में कामयाब हुए होंगे। इन सुलझे हुए लोगों से प्रश्न कर रहा हूँ मैं। वीडियो को पॉज करो और लिखो कि वरुण जी ये है मेरे जीवन जीने का लक्ष्य। अरे एक लाइन में लिख के बता दो कि अगर मैं और मेरे बच्चे ये काम कर रहे हैं ना, इस लोक में और परलोक में, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, हमारा जीवन तो सफल है। ये लिख के बता दो आप मुझे कमेंट में। और अगर आप नहीं लिख पा रहे तो सोचने का विषय है। जब हमें ही नहीं पता कि हम किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या धरती पे हम करना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या पता होगा। और फिर हम क्या कह रहे हैं, आजकल के बच्चों की गलती नहीं है। हमारे पिताजी की जनरेशन, ये 1990 से हमारे दादाजी की जनरेशन इतनी बेवकूफ़, इतनी निकम्मी बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे पिताजी की जनरेशन थी जो ये पैसे के 99 के फेर में भागना शुरू करा इन्होंने।
हमारे दादाजी के समय के अंदर बंदे का तर्क सही हो सकता था, गलत हो सकता था, लेकिन वो तर्कहीन नहीं थे। ध्यान से समझना, वो तर्कहीन नहीं थे, उनके पास तर्क रहता था। वो अलग बात है कि सही हो गलत हो। हमारे पिताजी के समय पे तर्क रहा, वो सारा गलत रहा। हमारी जनरेशन एक ऐसी आ रही है जो तर्कहीन है, इनके पास तर्क ही नहीं है। ये जो आने वाले बच्चे हैं, इनसे पूछ लो कोई काम क्यों कर रहे हो, भाई उनकी कोई अपनी ओपिनियन ही नहीं है। और इसका कसूर उन बच्चों का नहीं है, ये हम लोगों का है, क्योंकि हमने अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों को त्याग दिया, ख़त्म कर दिया। केवल फॉर्मेलिटीज़ बची, केवल पैसा बचा और कोई बात ही नहीं बच रही है। इसलिए ये हाल हो रहा है। कलयुग की चरम सीमा के अंदर हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स थोड़ा सा दिमाग बढ़ाने के लिए लेने पड़ेंगे। आप समझ गए। और आखिरी चीज़ जो मैं ये कर रहा हूँ वो मैंने आपको क्यों बताया था वो मैं दोबारा बता दूँ। नारायण अर्जुन के रथ के ऊपर इसलिए बैठे थे क्योंकि अर्जुन के पास में वो काबिलियत थी कि वो महाभारत के युद्ध की पूरी रूपरेखा बदल सकता था। करने वाले तो स्वयं नारायण है। मैं नहीं भी काम करूँगा तो भाई नारायण ने वो काम खुद ही करवा देना है। आप नहीं समझ गए। मैं नहीं करूँगा ये सारे काम गौ संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण के, और मेरे करने से कोई तीर भी नहीं मरने वाला। पूरे देश के अंदर पर्यावरण में इतने पेड़ कटेंगे, मैं अकेले जाके कितने पेड़ बचा लूँगा? मैं नहीं कर सकता। कितनी गौ माता का स्लॉटर हाउस में जा रही, कितने बचा लूँगा? कुछ नहीं बचा सकता। लेकिन इस सिद्धांत को ध्यान से समझो। सिद्धांत ये कहता है, अब आप ध्यान से समझना, मैं बहुत चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ और आप लोग पता नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे, इसको ध्यान से समझना। आज से 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैं ये हर रोज़ जो था अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वैशाली गाज़ियाबाद में बैठ के एयर क्वालिटी इंडेक्स देखता था। आप जानते हैं पिछले 3 साल से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वैशाली का, किसी भी समय पर पूरे के पूरे साल भर में ये 200-250 से नीचे कभी नहीं गया। और पीक टाइम में जब नवंबर का आता था तब ये आप देख रहे हो, तब 500, 800 और बीच में तो 1700 तक चला गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200-250 से कम कभी नहीं जा रहा था। मैं पिछले 3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं। मैंने ये निष्कर्ष निकाल लिया था और मैंने 2-3 साल पहले वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। मैंने ये कह दिया था कि अब हम मरेंगे पक्का, क्योंकि 2020 के अंदर पहली बार हुआ था जब स्कूलों की छुट्टी होनी शुरू हो गई थी एयर पोल्यूशन के कारण। और तब मैंने कहा था ये धरती के ऊपर 5-6 साल से ऊपर का कोई काम ही नहीं है भाई, क्योंकि इतने एयर पोल्यूशन के अंदर हवा जहर बन जाएगी, लंग कैंसर से लोग मर जाएंगे। 500 का AQI जो है वो हो जाएगा। इस समय पे आप समझ रहे हैं वैशाली गाज़ियाबाद के अंदर AQI कितना चल रहा है? 123, 124, 123, 124 का AQI का मतलब जानते हो आप? मैं मई महीने की बात कर रहा हूँ। 123, 124 के AQI का मतलब बनता है कि वैशाली की जो हवा है वो इतनी साफ़ हो गई है कि जैसे आप हरिद्वार ऋषिकेश जाते हो वहाँ की हवा हो गई हो साफ़। किसने तो रातों रात हवा का इतना बुरा हाल कर दिया था कि 3-4 साल तक इतना भयंकर। अब इसका श्रेय लेने के लिए कोई भी आ जाएगा। आप समझदार तो हम सारे हैं ही ना। अरे भाई साहब गवर्नमेंट ने ये किया है, अरे भाई साहब ये किया है, गवर्नमेंट भी आ जाएगी श्रेय लेने के लिए। मेरा मानना है नारायण अपने आप स्थिति को ठीक करते हैं, प्रकृति अपने आप स्थिति को ठीक करती है। बहुत सारी समस्याएं जो हमारे आसपास एकदम आती है, प्रकृति अपने आप सुदर्शन चक्र लग के भी उसको ठीक करता है। लेकिन वो भी ठीक तभी करेगा जब ऐसे, अब आप देख रहे हो ना आसपास पर्यावरण प्रेमी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाहे वो रील बनाने के चक्कर में पेड़ लगा रहे हो, चाहे सरकार पेड़ लगा रही हो, चाहे किसी वजह से लगा रही हो, लेकिन एक ओवरऑल सेंटीमेंट आप देख रहे हो। 6 साल पहले हमारे सेंटीमेंट क्या थे और 6 साल के बाद में अब हमारे सेंटीमेंट क्या है। अब आपका विश्व पर्यावरण दिवस आता है तो अच्छे खासे संगठन है, मैं तो वैशाली में बैठे देख रहा हूँ, जो सब पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग बात है, जितने पेड़ लगाते हैं उसमें से 10% भी नहीं जिंदा रहते। तो एक सिद्धांत को समझो। सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके बच्चे और आप किसी भी समस्या के लिए कोशिश कर रहे हो, आप समझे, कोशिश कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि उस कोशिश से बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। बात समझ रहे हैं। लेकिन जो आप कोशिश कर रहे हो उस कोशिश से थोड़ा बहुत तो आप आगे बढ़ते हो, बाकी काम नारायण खुद पे खुद करवाता है। जैसे श्री राम रावण का वध करने के लिए बाहर निकले थे तो वो अकेले थे। अब वो अकेले थे तो वो उनके पास ताकत है, उनके पास बल है, उनके पास सब कुछ है। वो कहते हैं रावण दिख जाए मैं अभी वध करूंगा, चाहे कैसा भी, और लड़ूंगा पूरा दबाकर। रावण दिख ही नहीं रहा है, समझे। लेकिन क्या है, पंचवटी में बैठे वो देखते रहते, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे तो कोई गूगल मैप नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भाई जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। उस समय पे सोचो आप अगर श्री राम के सामने होते तो क्या कहते, भाई तू पागल है क्या, सीधा सीधा बोलते। आप तीसरे व्यक्ति समझ लो जो राम और लक्ष्मण के साथ हैं।
तो श्री राम और लक्ष्मण के साथ में होते और वो कहते भाई भाई सीता नहीं मिल रही, भाई चलो चलो। तो उनसे कहते हैं भाई तू पागल है, 4 दिशाएं हैं, कहाँ जाना चाह रहे, पहले सोच तो ले। यार मुझे नहीं पता, मेरे को कहीं ना कहीं तो निकलना है। कहते भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, कहीं ना कहीं निकलना है, कुछ मिल जाएगा क्या भाई, जंगल है ये। आप सोचो, तीसरी जगह पे खुद को रख के सोचो, आप उससे कैसे वार्तालाप करोगे श्री राम और लक्ष्मण से उस समय। बात नहीं समझ गए, उनको पता ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता दक्षिण है पूर्व है, दिशा का भी नहीं पता यार। मार्ग तो छोड़ दो, हवाई मार्ग से गए हैं, कोई पैर का निशान नहीं है, पेड़ पौधे कुछ बता नहीं रहे, जानवर कुछ बता नहीं रहे, कहाँ चलोगे। तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे पैदल चलने से, लॉजिक है कि नहीं है, नहीं होने वाला भाई, तू कुछ मर्जी कर ले, नहीं होने वाला। लेकिन वो चले और चलने के बाद में बाय चांस, चलने के बाद में इतने बड़े उसके अंदर, आप ये सोचो कि इतनी बड़ी धरती पे देश के अंदर जटायु और जटायु का पर मिल गया। रावण ने कहां जाके काटा उसको, आपको पता है कि पंचवटी से वहां तक का कितना अंतर है, अब तो बनने लग गए ना। जटायु जो है, जटायु की स्मृति भी बन चुकी है, तो जगह है ना वो पूरी कर्नाटका के अंदर है शायद। तो कितना अंतर है वो थोड़ा अंतर नहीं है भाई, वो कम से कम 600-700 किलोमीटर। आप यहाँ से 600 किलोमीटर दूर तुम्हें जीपीएस भी दे दिया जाए ना कि किसी पक्षी का, और पता नहीं है कि पक्षी का पर कटा है कि नहीं कटा है, और आप जा रहे हो इतने बड़ी धरती के ऊपर, आप बिल्कुल वहीं पहुंच रहे हो जहाँ पे जटायु का पर है। कौन करवा रहा है? आप कुछ नहीं कर रहे हो भाई, आप केवल चल रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आप कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तुम करो, क्योंकि करवाने के बाद जो सफल करवाएगा वो नारायण अपने आप है। जिनको मैं नारायण मान रहा हूँ उसको तुम ब्रह्मांड बोल लो, उसको तुम एक अद्वितीय शक्ति बोल लो, करवाने वाला वो है। हमारे दिमाग के अंदर उपज डालकर प्रेरणा देने वाला वो एक काम करता है। हमारा दायित्व बनता है वो प्रेरणा अगर सात्विक है, राष्ट्र हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है, तो उसको करें, वो अपने आप फलदायी होगी और हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ाएगी। तो मेरा जीवन एक ऐसे मोड़ पे पड़ चुका है जिसमें रथ के पीछे माधव 8 से 8 साल पहले भी बैठे थे। अब वो माधव जो है दिमाग के अंदर जो है बैठे बैठे खुराफात डालते जा रहे हैं। तो हमें तो आगे इस मार्ग पे बढ़ना तय है। अब इसमें बर्बाद हो जाएं, इसमें हम आबाद हो जाएं, हमें नहीं पता, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको वाक्षी के सारे चैनल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखेंगी और फुल फ्लेजेड जितनी एनर्जी से हम इसमें काम कर सकते हैं, जितना ईश्वर ने हमें दिया है पराक्रम, उतने तरीके से काम करेंगे। इसलिए हमने अपने सारे सोशल मीडिया चैनल पे कह दिया भाई तुम्हें केवल और केवल ऑर्गेनिक फूड अगर जानने हो, सीखने हो, कुछ करने हो तो किसी और के पास चले जाओ, क्योंकि मैं तो अब ऑर्गेनिक फूड ढंग से खिलाऊँगा भी, मेहनत ईमानदारी से, और उसके साथ साथ ये चारों चीज़ें जिस पर फुल फ्लेजेड पावर से काम करने वाला हूँ। और मेरे लिए तो यही है सब कुछ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं। मैंने आज एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी, देखो पंक्ति वरुण जी खुद बनाने लग गए, ये मेरी खुद की बनाई पंक्ति है। मतलब जब मर जाएंगे उसके बाद में कहोगे यार वो व्यक्ति था जो करता है। मैंने पंक्ति देखो कितनी सुंदर लिखी है, अपने उसमें डाली है मैंने, क्या बनाते हो ब्रोशर के अंदर, ब्रोशर क्या बोलते हैं उसको, क्या था ना, फ्लायर के अंदर क्या डाली है, राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं और राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। वाह क्या महान व्यक्ति है। मर जाऊंगा ना तो उसमें वो मूर्ति लगा के नीचे लिखा जाएगा गांधी जी की तरह, क्या बोल के गया व्यक्ति। इतनी बढ़िया पंक्ति ढूंढ दी देखो हमने, है कि नहीं। तो ये जो है ये लक्ष्य बहुत ज़बरदस्त है और आगे जाके सनक और बढ़ने के चांसेस हैं। जिनको इन सारी सनकों से डर लगता हो वो हमसे दूर रहे, जिनको लगता हो नहीं भैया ये ज़रूरी है जैसा भी है, और मैं आप लोगों को उठाए बिना भी नहीं बैठूँगा, मैं ये बता रहा हूँ, मुझसे या तो दूरी बना लो। मेरे अगर स्फेयर के अंदर आ गए, मेरे सर्कल में आ गए, तो मैं आपकी बाजू भी खींच के घुसा लूँगा साथ में। तो केवल और केवल देश सेवा और देशभक्ति समझ में आ रही है। मैं खुद पागल हो गया हूँ, मेरे बच्चे भी पागल होने वाले हैं, क्योंकि उनको तो बचपन से मैंने, अब वो छोटा सा है, वो 1.5 साल का, वो कुछ नहीं देखता है, वो केवल रामायण के सॉन्ग ही देख रहा है सारा दिन, भजन, केवल रामायण के भजन देख रहा है। उसको हनुमान जी दिखते हैं, वो जय जय करता फिरता है सारा दिन, आप समझ रहे हैं। तो हम तो इस पागलपन में आनंद उठा रहे हैं, हमारे बच्चे उठा रहे हैं, अब वो सनक आप तक भी पहुँचेंगी। तो जिसको बचना है वो अभी बच लो, क्योंकि ये राष्ट्रभक्ति का नशा है, ये जब फैलेगा तो इसके आगे कोई दूसरे नशे काम नहीं करेंगे। और ये मेरे लिए तो भैया ये अब मतलब ये सोच लो सबसे ऊपर का आ चुका है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो रातों रात आई है, 3 साल से हम काम कर रहे थे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो सनक जो है बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो अब इसका तो अंत जो है मेरे को लगता है जीवन के साथ ही अंत होगा, अदरवाइज़ इसका अंत होना बड़ा मुश्किल है। अब मैंने अपने मन की जो बात थी वो आपको बता दी, अब इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप में से जो हमारे साथ में, क्योंकि आपके पास ये मैसेज आएंगे तो इस सनक से ज़्यादा दूर हो नहीं पाओगे तुम, तो मैसेज आपको रोकने हैं तो अभी रोक लो जो ये वीडियो में टिक पाए हैं, नहीं तो मैसेजेस आएंगे
वो राष्ट्रभक्ति देश सेवा का घोल तुम्हारे भी दिमाग में जाएगा। वो मुझे पता है कि प्रभाव हमारा इतना है कि कोई व्यक्ति हमारे प्रभाव से ज़्यादा दूर रह नहीं सकता। तो हम खुद तो पागल हैं ही, दूसरों को भी पागल करेंगे। विश्वास करो, ये पागलपन इस लोक और परलोक के अंदर सारे साधनों को हासिल करवा देगा। ये बात मैंने नहीं कही, स्वयं नारायण ने भगवद गीता में कही है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। अर्जुन ने नारायण से ये पूछा, 50 प्रश्न थे। अर्जुन बचना चाह रहा था युद्ध से, है ना। आप भी कहेंगे वरुण जी कहाँ फालतू की चीज़ में बच जाओ यार इससे। अर्जुन भी बचना चाह रहा था। तो अर्जुन क्या बताने तो जाना पड़ेगा ना नारायण को। अर्जुन ने नारायण को बताया, कह रहे यार ऊपर जाके पूजा पाठ कर लेता हूँ। क्यों ये काम मत करवाओ यार, तुम जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ, पहाड़ों पे चला जाता हूँ, सब कुछ छोड़ के भग जाता हूँ, इन लोगों के सामने नहीं आता हूँ। 50 अर्जुन ने बहाने बता दिए। और फिर अर्जुन ने पूछा, अच्छा मुझे बस एक चीज़ बता दो कि ये चीज़ कर लूँ तो फिर दुनिया के अंदर बस कुछ नहीं होगा, फिर मैं बच जाऊँगा, बस एक चीज़ तुम बता दो क्या करूँ। तो उसमें नारायण ने क्या कहा? नारायण ने कहा, खुद का स्वार्थ त्याग दे, निस्वार्थ भाव से लोक संग्रह के लिए और लोक हित के लिए काम कर। ये बोला केवल नारायण ने। आपको नहीं हो शक, आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको वीडियो लिंक भेज दूंगा। बात समझ रहे हो क्या बोला उन्होंने? निस्वार्थ भाव से, खुद का स्वार्थ त्याग दे। स्वार्थ नहीं, ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाएगा, भाई तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम चाहोगे तब भी नहीं मिलेगा, मैं लेने ही नहीं दूंगा। जो सुदर्शन चक्र जो है वो 5 साल के बाद में AQI को 121 पे ले आया। अब आप लोग भूल जाते हो भाई, मैं नहीं भूलता हूँ, मैं बहुत डेलिब्रेटली काम करता हूँ। मेरा दिमाग चकरा जाता है देख के, मैं पागल हुआ पड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या हो गया, मैंने 2 एयर प्यूरीफायर खरीद रखे हैं यार, उसमें पैसा लगा दिया मैंने, 20,000 रुपये लग गए मेरे। मैं ये मान कर बैठा था कि ये हवा जो है प्यूरीफाई हो ही नहीं सकती। अब कैसे होगी भाई? इट्स इम्पॉसिबल, वी हैव क्रॉस दैट लिमिट। समझ रहे हो बात को? वी हैव क्रॉस दैट लिमिट। ये हवा शुद्ध नहीं हो सकती है भाई दिल्ली की। तो फिर AQI 123 का मतलब क्या है भाई? कैसे हो गई ये? जवाब किसी के पास नहीं। अब आने वाले तो कुछ भी, वही मैंने बोला ना, बैंड बजाने वाले तो दुनिया के आ जाएंगे। दुनिया मान चुकी थी भाई, कुछ नहीं हो सकता। हवा पॉल्यूटेड हो गई है। आप ऑक्सीजन मास्क की बात करो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करो, आप घर में एयर प्यूरीफायर्स की बिक्री बढ़ाओ। तब जाके मैंने 2 एयर प्यूरीफायर खरीदे थे, और 2 में से एक ऐसा ही रखा हुआ है, दूसरा मैं चला नहीं पा रहा। 20,000 रुपये लग गए मेरे, क्या करूँ मैं? समझने गए? तो सुदर्शन चक्र की ताकत है। तो नारायण ने अर्जुन को क्या कहा? निस्वार्थ भाव से केवल और केवल ये सोच के तेरे होने से समाज लोक संग्रह और लोक हित, समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करो सही दिशा के अंदर, और समाज के ही हित का केवल काम करो बस। बाकी सब छोड़ दे। तू मेरा नाम ले ना ले, तू मंदिर जा ना जा, नहा धो नहीं धो, कोई फ़ायदा नहीं, शेव कर ना कर, सब छोड़ दे, बस ये कर। केवल ये तू अगर कर रहा है तो फिर तेरा बेड़ा पार है, फिर मैं तेरे को बचा लूँगा। तो इसीलिए हम फंस चुके हैं, हम नारायण की गेम में फंस चुके हैं। और नारायण की गेम सिर्फ ये है कि मुझे राष्ट्र, समाज का मतलब क्या है? राष्ट्र, देश, मेरा देश। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं और राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। इसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इस पागल को स्वीकार करो ना या ना करो, समझ नहीं गए? तो अब आपको चिंतन करना है। जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो आपका है आप करो। जय श्री राम। भारत वंदे मातरम।